कल हमने रूस की क्रांति के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से तमाम घटनाएं घटती हैं और खूनी रविवार क्रांति, सामाजिक जो पार्टी वहाँ पर बनती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी बात है, फिर मजदूरों दशा है किसानों की, और साथ साथ फिर जिस तरह से हम बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलती हैं, और उसके साथ साथ फिर हम ये भी कहते हैं कि भाई एक पूरे देश में आंतरिक असंतोष की भावना भी देखने को मिलती है। तो वो चीज़ भी हमें रहती है वहाँ पर सारी चीज़ें, और ये सारी अवस्थाएं होने के बाद फिर 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 14 से, और उस दौरान रूस को बहुत ज़्यादा एक तो आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है और उसके सैनिक भी बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं। तो ये चीज़ जब हम देखते हैं और फिर इसे रूस की जो आंतरिक कंडीशन थी वो ख़राब हो जाती है। ख़राब होने का अर्थ यहाँ पे मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। लोग वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाते हैं, ज़रूरत की सामान के लिए। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, और फिर धीरे धीरे लोग, एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं ना कि मतलब लोग क्रांति के लिए उतारू हो जाते हैं। तो 1914 के प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार ऐसे हालात रूस में हमें देखने को मिलते हैं। तो रूस में 1917 में क्रांति होती है। क्रांति भी दो स्तर पर चलती है, और जो अंतिम क्रांति जिसे मानते हैं, जिसका नेतृत्व लेनिन करता है, वो उसके बाद फाइनली हम कह सकते हैं कि भाई रूस में साम्यवाद की स्थापना होती है। तो एक तो जिस प्रकार से अगर हम देखें कि रूस में जो व्यवस्था थी राजतंत्र, और राजतंत्र में जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भाई सबको समान अधिकार नहीं होते हैं, एक भेदभाव की व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिलती है, खासकर कुलीन वर्ग और सामान्य जनता के बीच में। और राजा की जो इच्छाएं होती हैं वो अमूमन कानूनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है वहाँ पर। और सबसे पहले जब अगर हम बात करते हैं तो मार्च में क्रांति होती है, और मार्च 1917, दूसरी फिर अक्टूबर की 1917 क्रांति होती है। ये इसमें थोड़ा सा गैप रहता है क्योंकि जो इंग्लिश कैलेंडर है और रूसी कैलेंडर है वो साथ साथ नहीं चलते हैं, उन दोनों में एक महीने का डिफरेंस है। तो वो चीज़ मतलब हमें उसकी तरफ नहीं जाना, मगर मेन बात ये थी कि 1917 में क्रांतियाँ होती, दो क्रांतियाँ होती हैं। पहले क्रांति पूर्ण क्रांति नहीं थी, इसलिए दूसरी क्रांति होती है। और पहली क्रांति के बाद गणतंत्र की स्थापना होती है, मगर वो व्यवस्था लोगों को राहत नहीं दे पाती है, इसलिए दूसरी क्रांति देखने को मिलती है। तो पहली क्रांति में हम कहते हैं कि 7 मार्च को ऐसी बात होती है कि फीसर कहता है कि क्रांति जो पहले से उमड़ रही थी, एक उग्र और संगठित विप्लव के रूप में नहीं, बल्कि आकस्मिक और पहले से अचिंतित घटनाओं के रूप में फैली। जनता भूखी है, और भूखी क्रांति यानी जैसे कहते हैं ना क्रांति भूखी जनता का विद्रोह था। भूख और ठंड से कांपते हुए लोगों ने 7 मार्च पेट्रोग्राड जो शहर था रूस का, वहां पर जनता ने, मजदूरों ने लूटपाट करने शुरू कर दी। जार ने आंदोलनकारियों को दमन करने के लिए, क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए सेना भेजी, मगर सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये महत्वपूर्ण बात है। अदरवाइज अभी तक ये व्यवस्था थी कि भी राजा कहेगा तो सैनिक उसकी बात मानेंगे, मगर अब सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। 8 मार्च को कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी, और उसके बाद फिर मजदूर स्त्रियों ने हड़ताल में शामिल होकर कहा रोटी दो। ये कंडीशन वैसी ही है जैसे हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, जब भीड़ वहां पर निकलती है पेरिस से वर्साई की तरफ, और उस भीड़ नारा क्या था, रोटी दो रोटी दो रोटी दो। यानी आदमी क्रांति कब कर रहा है, जब वो बिल्कुल खाने के लिए मोहताज हो पा रहा है।
और जब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है, तब वो क्रांति के लिए मतलब तैयार होता है। तो एक तरह से सेना भेजी गई इनको दबाने के लिए। सैनिकों ने आंदोलनकारियों का साथ दिया और 11 मार्च को जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया और 12 मार्च को क्रांतिकारी और मजदूरों व सैनिकों ने मिलकर सैनिकों और मजदूरों की क्रांतिकारी परिषद की स्थापना कर दी और इस परिषद को सोवियत बोला गया और शासन के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। 14 मार्च को जो क्रांतिकारी परिषद बनाई गई थी और इसने और ड्यूमा के सदस्यों ने मिलकर एक स्थायी सरकार की गठन कर लिया और प्रिंस ग्लाउ वो उनको एक तरह से देश का शासन सौंप दिया गया। 15 मार्च को जार निकोलस ने राज शासन छोड़ दिया और एक तरह से 300 वर्षों से लगभग 300 वर्षों से रूस में जो रोमनोव वंश का शासन था वो वंश का शासन समाप्त हो जाता है। और पहली बार एक यानी वो कहते हैं कि ये घटनाएं ऐसी थी, लगता है कि रूस में जो क्रांति है वो बड़े शांति प्रिय तरीके से पूरी हो गई है, मगर ये वास्तविक क्रांति नहीं थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव अब आगे देखने को मिलेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ क्रांति उतनी आसान नहीं थी जितनी ये पहली घटना हो चुकी थी। तो ये जो व्यवस्था बनती है और इसके बाद फिर हम कहते हैं कि भाई एक तरह से अस्थायी सरकार का गठन हुआ प्रिंस लवोव की अध्यक्षता में और इसमें समाजवादी दल के नेता अलेक्जेंडर केरेंस्की को न्याय मंत्री, अक्टूबरिस्ट दल के नेता गुरकाव को युद्ध मंत्री और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक नेता प्रिंस मिल्युकोव को विदेश मंत्री और टेरेवेन्को उसको अर्थ मंत्री बनाया गया। और इस प्रकार से क्रांति मजदूरों के हाथ से निकलकर, किसानों के हाथ से निकलकर एकदम से मध्यम वर्ग के पास चली गई। और लिप्सन ने लिखा, लिप्सन इतिहासकार हैं, रूस के इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि जार से शासन सत्ता मजदूरों ने छीनी थी, मगर उन्होंने तुरंत ही उसको मध्यम वर्ग को सौंप दिया। और अस्थायी सरकार जो ये बनी, इसके कुछ कार्य हैं। पहली बात तो है इन्होंने राजतंत्र समाप्त करके गणतंत्र की घोषणा कर दी। दूसरी बात थी नागरिक स्वतंत्रता, यानी एक तरह से शासन में जो अखबार प्रस्तुत करने की बात थी या फिर छापने की बात थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात थी, ये अधिकार मतलब जो प्रतिबंध थे वो हटा लिए गए। राजनीतिक जो कैदी थे उनको छोड़ दिया गया और राजनीतिक गतिविधियों पर बहुत सारे जो प्रतिबंध जार ने लगा रखे थे वो हटा दिए गए। मजदूरों को संघ और हड़ताल करने का अधिकार दे दिया गया और सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए अनुशासन के नए नियम बनाए गए। इस तरह से कुछ नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई। और पोल और फिन यानी पोलैंड और फिनलैंड, पोलैंड को स्वायत्त शासन दे दिया गया। फिनलैंड में जनमत संग्रह की बात, संविधान लागू करने की बात कर दी गई और यहूदी विरोधी बहुत सारे कानून समाप्त कर दिए गए। तो एक तरह से लगता था कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, होने जा रही हैं एक तरह से। मगर जो सबसे बड़ी समस्या जो थी, जिसने रूस की क्रांति या फिर रूस को क्रांति के हालात पर पहुंचाया, प्रथम विश्व युद्ध से उपजे हुए हालात, तो उनको एक तरह से इस क्रांति ने या फिर अस्थायी सरकार ने एक तरह से उनको नज़रअंदाज कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि बीच ने युद्ध से निकलने की बात नहीं सोची और युद्ध को जारी रखने की बात कही। जो नई सरकार बनी उसने मित्र राष्ट्रों को यह आश्वासन दिया कि भाई हम युद्ध से अलग नहीं होंगे, यानी जारी रहेंगे, युद्ध जारी रखा जाएगा। तो एक तरह से और फिर केरेंस्की जो 18 मई को
काव के त्यागपत्र देने के बाद युद्ध मंत्री बना था, मोर्चा निरीक्षण किया और उसने उसके प्रोत्साहन से रूसी सैनिकों ने गलेशिया पर आक्रमण किया, परंतु यह आक्रमण पूर्ण रूप से असफल रहा। इस पर ललाव ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके अध्यक्षता में एक तरह से जो स्थायी सरकार का गठन हुआ था। उसके बाद 22 जुलाई को केरेंस्की, जो न्याय मंत्री था बाद में युद्ध मंत्री बना था, उसके नेतृत्व में दूसरी सरकार का या नई सरकार का गठन हुआ। तो ऐसी स्थायी सरकार थी, उसके सामने भी बड़ी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या तो एक तो युद्ध की थी, दूसरी कृषि और उत्पादन व्यापार वो बहुत ज़्यादा घट गया था, मजदूरों में असंतोष था, श्रमिक हड़ताल कर रहे थे, और सबसे बड़ी जो उसके सामने वो थी सोवियत संगठनों की। यानी मजदूरों के बहुत सारे संगठन बनते हैं जिनको सोवियत बोला जाता है, और ये सत्ता के सामने एक तरह से समानांतर सत्ता के अंदर बन गए थे, क्योंकि मजदूरों को था कि भाई सरकार हमने बनवाई है या फिर सत्ता हमने छीनी है जार से, तो हमारा भी अब सत्ता में उतना ही हक है जितना इस सरकार का। तो ये भी अपने नियम वगैरह एक तरह से चलाते थे। तो ये सबसे बड़ी बात रहती है। लिप्सन इतिहासकार ने उसने फिर लिखा है कि सैनिकों की दृष्टि से रूसी क्रांति का उद्देश्य युद्ध की समाप्ति, शहरी मजदूरों की दृष्टि से इसका उद्देश्य पूंजीवाद का उन्मूलन या उस पर नियंत्रण, किसानों की दृष्टि से भूमि की प्राप्ति यानी किसानों को भूमि का मालिक बनाया जाए, और मध्यम वर्गीय इन तीनों कंडीशन में से किसी एक को भी पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद है जितेंद्र के पास। तो ये जो तीनों कंडीशन थी, ना सैनिक खुश हो पाते हैं, ना मजदूर खुश हो पाते हैं, और ना किसान। यानी किसी के भी दुखों की वो कहते हैं ना कि समाप्ति नहीं हुई। सिर्फ राजतंत्र समाप्त हो गया, बाकी चीजें वैसी की वैसी रहती हैं, कुछ प्रतिबंध उठा लिए गए। और फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो सोवियत संगठन थे उनकी समानांतर सत्ता चलती है, और सोवियतों का गठन होता है बहुत सारों का, और फिर समानांतर सत्ता केंद्र स्थापित होते हैं। और लेनिन पहला प्रयास करता है अप्रैल 1917 में, मगर वो प्रयास असफल होता है। उसने प्रथम अखिल सोवियत कांग्रेस का सम्मेलन पेट्रोग्राड में बुलाया, और उसकी मांग थी कि अस्थायी सरकार साम्राज्यवादी नीतियों को छोड़ करके सोवियतों की नीति के पालन करे, यानी जिस तरह से साम्राज्यवादी नीति यानी युद्ध से अलग हो जाए। 3 अप्रैल को लेनिन पेट्रोग्राड आया। उसका मत था कि क्रांति का पहला चरण बुर्जुआ सरकार का गठन हो गया है, अब दूसरे चरण में जो बोल्शेविक हैं उनको सत्ता पर कब्जा करना है या फिर सत्ता पर अधिकार कर लेना चाहिए। और उसने 3 नारे दिए: सैनिकों के लिए शांति, किसानों के लिए जमीन, और श्रमिकों के लिए कारखानों पर अधिकार या फिर रोटी। वो कहता है कि सोल्जर्स के लिए पीसफुल सोल्जर, लैंड फॉर टेलर्स, और टेलर्स का अर्थ है वहां पर मतलब किसान, और जो एक तरह से ब्रेड फॉर लेबरर्स, यानी एक तरह से तीनों जो असंतुष्ट वर्ग थे उनको शांत करने की बात एक तरह से करता है। और 16 अप्रैल को बोल्शेविकों ने उलटने का प्रयास किया, मगर उसका दमन कर दिया गया रूस को। लेनिन को रूस छोड़कर भागना पड़ा। फिर केरेंस्की की जो सरकार बनती है उसने कुछ कार्य किए, और एक तरह से हम देखते हैं कि सेना का युद्ध जारी रखा गया, सेना का पुनर्गठन किया गया, कोर्निलॉव को सेनापति नियुक्त किया गया, परंतु वह राजतंत्र का समर्थक था, और उसके समय में बहुत सारे जार के जो समर्थक लोग थे वो एक तरह से अपना सर उठाने लग जाते हैं दोबारा से। और 9 सितंबर को कोर्निलॉव को सेनापति के पद से हटा दिया गया इसीलिए, और कोर्निलॉव ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, सेना का समर्थन मांगा।
इस संकट में साम्यवादियों ने केरेंस्की का समर्थन किया और कोर्निलोव के विद्रोह को असफल कर दिया। और इससे बोल्शेविकों का जो एक तरह से जो कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी, प्रशंसा, वो बढ़ती है। और इसी समय लेनिन वापस पेट्रोग्राड आ जाता है और सत्ता पर एक तरह से वो कहते हैं ना कि अधिकार करने की योजनाएं बनाने लग जाता है। ऊपरी तौर से ऐसा दिखाई दे रहा था कि केरेंस्की ने बोल्शेविक सेविकों और कार्निलोव के ऊपर अधिकार कर लिया है, यानी उनके ऊपर एक तरह से उनको उनकी सारी बातों को दबा दिया गया है। परंतु वास्तविक कुछ और थी। देश की जो वास्तविक सत्ता थी पेट्रोग्राड में थी, जिसके ऊपर बोल्शेविकों ने अधिकार एक तरह से प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो दूसरी क्रांति होती है नवंबर 1917 में। तो केरेंस्की ने अपनी सरकार को सुदृढ़ करने के लिए 15 नवंबर को संविधान सभा की बैठक बुलाई, परंतु बोल्शेविकों ने उससे पहले ही कार्रवाई करके सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया। उन्होंने अखिल रूस सोवियत, जितनी भी सोवियत थी रूस की, उनका सभी का सम्मेलन बुलाया। 7 नवंबर 1917 को पेट्रोग्राड में बुलाया और उद्घाटन के बाद उन्होंने क्रांतिकारी रूप दिया। 7 नवंबर की ही रात को पेट्रोग्राड यानी एक तरह से जो राजधानी थी उसमें रूस की और सत्ता का प्रमुख केंद्र थी, उसके ऊपर जितने भी प्रशासनिक भवन थे, उसके जितने ऑफिस थे बड़े बड़े और जितने मंत्री थे, ऑफिसों पर कब्जा कर लिया गया। जितने मंत्री थे सबको बंदी बना लिया गया और केरेंस्की अपना स्थान छोड़कर वहां से भाग जाता है। और उसी दिन सोवियतों के सम्मेलन ने लेनिन की अध्यक्षता में नई सरकार का गठन किया। यानी ये एक तरह से नई सरकार का गठन होता है, यानी गणतंत्रवादी व्यवस्था से निकलकर रूस अब साम्यवादी व्यवस्था की तरफ आता है। और सोवियतों के 2 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं के जनवादी तरीके से लेनिन को इस देश की बागडोर सौंप दी गई। और इस क्रांति इस प्रकार थोड़े से समय में ही बिना रक्तपात के बोल्शेविक दलों ने आधिपत्य कल का तैयार कर दिया, दे दिया उसको। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बोल्शेविक दल का बिना रक्तपात के एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई वो शासन पे अधिकार हो गया उनका। पेट्रोग्राड में ट्रास्टस्की ने कहा, इतिहास में हमें किसी अन्य क्रांतिकारी आंदोलन का उदाहरण नहीं मिलेगा जहां रूस के जितने लोग हों और जहां रूस के समान इतनी बड़ी क्रांति बिना खून बहाए सफल हो गई। तो इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि अखिल रूसी कांग्रेस ने रूस को सोवियत समाजवादी जनतंत्र घोषित कर दिया और एक तरह से समाजवादी क्रांति यहाँ पर सफल हो गई। और हम देखते हैं कि बोल्शेविक क्यों सफल हो पाए, और सफल होने के पीछे जो बड़ी बात हमें दिखाई पड़ती है वो ये थी कि भाई क्रांति की जो सफलता का मुख्य कारण था लेनिन का नेतृत्व। प्रारंभ से उसने सत्ता पर अधिकार करने की योजना बना रखी थी। जन भावनाओं को समझने की दूरदृष्टि उसके पास थी, इसलिए उसने किसानों को भूमि, सैनिकों को शांति और मजदूरों को रोटी की बात करता है। रोटी के माध्यम से सारे जितने भी कारखाने थे वहां पर मजदूरों का स्वामित्व की बात करता है। तो जो सबसे बड़ा जो वर्ग था उसके पास किस तरह से उनको एक तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, वो योजना उसके पास थी। जो इससे पहले की जो सरकारें थी प्रिंस ललोव की या फिर प्रिंस केरेंस्की की, उसके पास ये योजनाएं नहीं थी, इसलिए वो लोग इनको नहीं संभाल पाते। दूसरी बात ये थी कि जो जितने भी सोवियत थे, जो मजदूरों की यूनियन थी, मजदूरों की सभाएं थी, उन पे बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ा ही प्रभाव था, मेजोरिटी थी वहां पर। और सोवियत के ऊपर नियंत्रण होने से फिर ये था कि भाई सत्ता की जो समानांतर प्रक्रियाएं चल रही थी सोवियत के अधीन, वो फिर उनके अधीन चली जाती है, एक तरह से उस पर वास्तविक कब्जा हो जाता है। और बोल्शेविकों ने शुरुआत से ही युद्ध का विरोध किया था।
और इसलिए इसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि युद्ध को उन्होंने शुरू से साम्राज्यवादी और जन विरोधी नीति माना था, और उन्होंने घोषणा की थी कि सत्ता प्राप्त करते हुए युद्ध से अलग हो जाएंगे। कैटल भी इतिहासकार है, वो लिखते हैं कि युद्ध और शांति दोनों को एक साथ जारी रखने के निष्फल प्रयास के पश्चात केरेंस्की की नरम दल की सरकार नवंबर 1917 में ट्रास्टस्की और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने पलट दिया, और बोल्शेविक पार्टी यद्यपि अलमत में थी मगर शीघ्र ही उसने भी फ्रांस के जैकोबिनों के समान कार्य और निर्णय लेने की बात करते हैं, और कहते हैं कि एक कारण ये भी था, युद्ध के कारण मित्र राष्ट्र इसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सके, ना तो वो जार को हटाने की प्रक्रिया में सहयोग कर पाए जार का, और न ही जो इससे पहले की, क्योंकि वो भी 1917 तक अगर हम बात करते हैं तो फिर उस समय तक इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी आप मतलब काफ़ी वो कहते हैं ना कि चरम सीमा वाले युद्ध में लगे हुए थे, तो उनका ध्यान नहीं था रूस की तरफ। वो रूस को बचाने की बजाय अपने क्षेत्रों में बचाने की बात करते हैं, और बोल्शेविकों ने उचित समय पर सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वो लोग सफल हो। उसके केरेंस्की भागने से भी उनको मौका मिल गया एक तरह से। अगर केरेंस्की वहाँ पर रुककर अगर विरोध करता तो शायद हो सकता था कि कुछ खून खराबा भी होता, मगर वो उसने भागने से एक तरह से रूस की जो क्रांति थी वो बिना रक्तपात के समाप्त हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूस की जो क्रांति की जो घटनाएं थी वो हमने देखी। अब इसके प्रभाव के ऊपर हम बहुत सी बात कर लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव तो निरंकुश राजतंत्र समाप्ति हो गई। दूसरी बात ये थी कि रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होती है, और साम्यवाद के बारे में राहुल सांक्रांति ने लिखा है, सोवियत राज्य में एक नए तरह के राज्य था। सोवियत राज्य एक नए तरह का राज्य था, और इतिहास में इसका ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने जो व्यवस्था दी थी उसका पहला रूपांतरण या फिर क्रियान्वयन हमें रूस में देखने को मिलता है। तो इस तरह के उदाहरण पहले कभी हुए नहीं। तो नई सरकार ने रूस के संविधान का निर्माण किया, जिसमें रूस को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर घोषित किया, और विश्व की यह पहली साम्यवादी सरकार थी जिसमें वैक्स मताधिकार की बात की गई। शासन की सत्ता का जो सोर्स था वो अखिल रूसी कांग्रेस में निहित थी, और अखिल रूसी कांग्रेस केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का चुनाव करती थी, जिससे कानून बनाने का अधिकार था। अब रूस में नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जाती है तरह से। और इसका अगला जो प्रभाव पड़ता है, रूस अपने आप को युद्ध से अलग घोषित कर देता है, क्योंकि युद्ध में लगभग 20 लाख रूसी सैनिक मारे गए थे और लगभग 30 लाख सैनिक घायल हुए थे इनके, और 1,50,00,000 लोग युद्ध के मोर्चे पे गए हुए थे, जिसमें से इतनी क्षति उनको होती है। और सभी 6 नवयुवकों को लोगों को वहां भेजने से खेत सूने पड़े थे, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो वो भी एक तरह से समाप्त होने की बात आती है, यानी एक तरह से खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। तो उस नई सरकार यानी लेनिन ने पहले जो नारा दिया था उसके हिसाब से वो यहाँ पर अमल करते हैं, और 3 मार्च 1918 को जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से युद्ध से ये लोग अलग हो जाते हैं। वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है, जो एक तरह से मुख्य विचारधारा थी लेनिन कार्ल मार्क्स की, क्योंकि जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसमें जितने भी संसाधन थे उन सभी संसाधनों पर रूसी जनता का अधिकार हो जाता है। अब ना तो वहां पे पूंजीवाद है ना पूंजीपति हैं, जितने भी उद्योग थे उनके ऊपर जो मजदूर थे उनका अधिकार हो जाता है, और वो अधिकार होने के बाद जो वर्ग संघर्ष यानी जो किसान और स्वामी यानी एक तरह से पूंजीपति के बीच में जो अंतर था वो समाप्त हो जाता है। अब वो भी मालिक सारे मालिक हो जाते हैं। तो एक तरह से जो सत्ता थी वो क्रांतिकारी जो सोवियत थी यानी मजदूरों के जो दल थे उनके अधीन आ जाती है, और विश्व अब 2 गुटों में बढ़ जाता है, यानी एक गुट जो पूंजीवाद के समर्थक थे, दूसरे गुट जो वो लोग अमेरिका के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं दूसरे,
एक तरह से साम्यवादी जो रूस के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, और पूंजीवादी देशों की प्रतिक्रिया की बात करते हैं हम, वो अगले चरण में देखेंगे इसको हम, कि जब एक तरह से हम जो रिएक्शन टू जो पश्चिमी जो वेस्टर्न पावर्स थी उसके बारे में जो हमारा एक नई थीम है, अलग थीम है, उसके बारे में उसमें बात करेंगे। रूस में जो सबसे बड़ा जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की जाती हैं, यानी 5 साल के लिए टारगेट फिक्स किए जाते हैं और किसी भी विकास को 5 सत्रों में यानी 5 साल तक उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उसकी बात की जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर एक नई व्यवस्था शुरू की जाती है, और रूस की जो व्यवस्था थी उसको स्थापित करने के लिए लेनिन के समय में न्यू आर्थिक पॉलिसी आती है और उसी को आगे विकसित करके स्टालिन 1928 में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि रूस को एक निर्यातक देश के रूप में विकसित करना, और वो ये भी दिखाता है कि समाजवाद यानी रूसी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे अच्छा विकल्प है। और 1928 में जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई तो इन योजनाओं का सबसे बड़ा असर ये होता है कि 1929 के बाद जो एक तरह से रूस अमेरिका में आर्थिक महामंदी शुरू होती है, उन सारे प्रभावों से रूस बचा रहता है और रूस में आर्थिक महामंदी का कोई भी असर नहीं होता है। यानी पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी जो कमी दिखाई पड़ती है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है, और उसका एक तरह से रूस में कोई प्रभाव नहीं होता। तो लोगों को ये विकल्प बड़ा सुहावना लगने लग जाता है। एक तरह से समानता और समाज कल्याण की बात की जाती है, और फिर इसके साथ साथ रूस का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं, चर्च के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं क्योंकि चर्च एक तरह से जार की निरंकुश और अत्याचारी शासन का समर्थक था, और पादरी लोग धार्मिक भावना को उठाकर लोगों को फायदा उठाते थे, एक तरह से धार्मिक भावना का। और चर्च के पास संपत्ति भी काफ़ी थी, और चर्च अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों का भी एक तरह से खूब शोषण करते थे। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं थी इन पे प्रतिबंध लगाने से, क्योंकि मार्क्स का जो कथन था कि धर्म एक अफीम की तरह होता है, और ये धर्म को उस तरह से फिर उसी तरीके से धर्म का किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से, चाहे वो आर्थिक था चाहे वो राजनीतिक था, वहाँ पर ये उसका हस्तक्षेप नहीं चाहते, इसलिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। और नई सरकार ने 1918 में एक आदेश पारित किया जिसमें था कि चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और चर्च को राज्य से अलग कर दिया गया है। चर्च से शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया, चर्च की इमारतों को तोड़ भी दिया गया, और उसकी इमारतों में पुस्तकालय, यूनिवर्सिटी, स्कूल, विश्राम गृह में बदल दिया गया। लोगों को अपने आंतरिक जीवन में यानी सामाजिक जीवन में, घर में, प्राइवेट क्षेत्र में पूजा पाठ करने की एक तरह से हमें वो परमिशन दे दी गई। तो इस तरह से चर्च के जो बहुत सारे अधिकार छीनकर चर्च को भी एक तरह से शक्ति विहीन कर दिया गया था। तो रूस का एक तरह से जो सबसे बड़ा जो हम देखते हैं कि एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे पंचवर्षीय। सबसे पहले लेनिन ने 1921 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की, और इसका मुख्य उद्देश्य था रूस को कृषि, व्यापार और वाणिज्य उद्योगों में विकसित करके एक तरह से आर्थिक विकास करना था। कृषि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, फिर शहरीकरण कर दिया गया, उसका सहकारीकरण कर दिया गया, और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। औद्योगिक विकास एक तरह से बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए, पंचवर्षीय योजनाएं, सिंडिकेट्स की स्थापना की गई, फिर सभी सिंडिकेटों को केंद्रीय व्यवस्था संस्था के अधीन रखा गया ताकि एक तरह से नीतियां बन सकें सबकी, और श्रम और मजदूर संघ की नीति भी बनाई गई ताकि उनको भी फायदा मिले। और अब एक फैक्ट्री कमेटी होने लगी जो मजदूर संघों के द्वारा संचालित होती थी, और 1922 में मजदूर संहिता बनाई गई, यानी मजदूरों के लिए लॉ बनाए गए जिसमें मजदूरों को अनेक रियायतें प्रदान की गई, जैसे प्रतिदिन 8 घंटे काम करना, 2 सप्ताह का वेतन सहित छुट्टी, बीमारी के दौरान वेतन, सामाजिक बीमा लाभ, और बेरोजगारी वेतन और चिकित्सा लाभ इत्यादि बहुत सारे नियम उनके लिए बनाए गए। मुद्रा में सुधार हुआ और नई व्यवस्था में देखने को मिलती है।
तो एक तरह से ये हम देखते हैं कि भाई रूस की क्रांति थी और उसका फिर प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि खासकर रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो दूसरी शक्तियां थी उनका क्या रिएक्शन रहा, उसके बारे में फिर हम कल बात करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। बताओ भाई। आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया। चलो ठीक है।